बेटी होना, एक पत्नी होना, एक माँ होना और एक बहू बनकर घर को संभालना न जाने कितना मुश्किल होता है। लेकिन एक महिला हंसते हंसते सब कुछ कर जाती है और माथे पर सिकन भी नहीं होती है। आइए एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जो नए आयाम गढ़ रही है। सोहराई कला को लेकर बातें की जाती है, इसके विकास की बात की जाती है। चित्रकला के आज परिचय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो। आज सोहराई कला दिन प्रतिदिन विकसित होते जा रहा है, जीता जागता प्रमाण दिखाई देता है। सरकार भी इस ओर ध्यान देती है और इसी बीच हम कलाकारों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके पेंटिंग्स को निहारते हैं, देखते हैं। सोहराई कला की बात करें तो आप ये पूरा पाषाण काल का ये सोहराई पेंटिंग का जो बातें हैं वो सामने आती है। 10,000 साल ईसा पूर्व की बात है। उससे पहले ये गुफाओं में ये चित्रण मिलता था और उस चित्र को देखते हुए धीरे धीरे विकसित होता गया और आज सोहराई पेंटिंग की खूब चलती है। हर जगह लोग इसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं, निहारते हैं। और मैं उस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो बड़े बड़े एग्जीबिशन में जाती हैं, अपनी पेंटिंग्स रखती हैं जिसे लोग पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रांची में रहने वाली पुनीता कुमारी की। स्वागत है आपका आर्यमन छात्र में। धन्यवाद धन्यवाद। बताया जाए ये सोहराई पेंटिंग सीखने की कब से आपके जो ये हॉबी रही, आदत कब से पड़ी? सोहराई पेंटिंग चूंकि जब हम लोग रांची से जमशेदपुर जाते थे तो दीवारों पे साइड में पेंटिंग बना होता था। तो मुझे आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये पेंटिंग है क्या और कौन लोग बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो फिर धीरे धीरे उससे मुखातिब होते गए और धीरे धीरे समझ आया। बहुत जल्दी नहीं, इसमें भी बहुत समय लगा और फिर अब मैं ही खुद ही सोहराई पेंटिंग करती हूँ। मतलब आकर्षण मुझे उस समय से था, उसको देख करके, उसके दीवारों को के मोटिव्स को देख करके आकर्षित मैं 20 साल पहले ही हुई, पर उसको एग्जीक्यूट करने में अब इतना लंबा समय लग गया। कितने उम्र से आप इसको सीख रही हैं? मैं कला को करीब 12-13 साल से पेंटिंग की दुनिया में आई हुई हूँ और फोक आर्ट को ही देखती हूँ। लोक कला ही मेरा मेन काम है और 12 साल हुए मुझे इसमें आए हुए। सबसे पहले किसी भी चित्रकला की बात करें, डांसिंग की बात करें, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क करता है उसके कोई गुरु होते हैं। आपके भी कोई गुरु रहे हैं क्या? हाँ, मेरे भी गुरु हैं और मैं पहले बताती हूँ कि मुझे पेंटिंग करना शुरू कब की। मेरे पूरे लाइफ में कोई पेंटिंग कहीं से आया था नहीं, कहीं पर भी। पर धीरे धीरे इधर उधर शहर घूमते घूमते जब हम लोग देवघर पहुंचे तो देवघर में सावन का मेला था। सावन के मेले में वहां पे हम लोग पानी पिलाते हैं उन लोग बाबा बम लोगों को। हाँ, बम लोगों को एक बार पानी और फलवर बांटने के लिए गए थे और वहां से जब घर आए तो पंजारा सर, नरेंद्र पंजारा सर, वो बिल्कुल भी किसी के मतलब नाम के मुहताज नहीं है, उनको सारे लोग जानते हैं। वो वैद्यनाथ पेंटिंग के जनक हैं। तो उन्होंने वो सर आए हुए थे, तो मैं बोली कि सर मुझे ना पेंटिंग सीखना है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। तो वो बस बोले कि आप एक बना दीजिए। वो उन्होंने एक बनाया और बोला कि ऐसा ही आप दूसरा बनाइए। तो मैं वैसे ही बनाई और बहुत सही बना। तो मुझे लगा कि सर ने भी कहा कि आप सीख सकती हैं। तो फिर उस दिन के बाद से मैं जो पेंटिंग और ब्रश पकड़ी हूँ, 12-13 साल से लगातार पेंटिंग ही कर रही हूँ। देखा जाए तो ये आप जो काम कर रही हैं इसको कई लोग प्रोफेशन के रूप में लेते हैं, कई लोग इसको समाज में एक इसको विकसित करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कुछ उद्देश्य रखते हैं। आपका क्या उद्देश्य है? ये पहले मेरा प्रोफेशन था। मैं इसको बनाती थी, सेल करती थी, बहुत अच्छा वो होता था क्योंकि ये लाइवलीहुड के लिए एक अच्छा चीज है। पेंटिंग आप कोई भी लोक कला कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पर क्या है कि अब जिस दौर पे आ गए हैं हम, इतने 12 साल का एक्सपीरियंस है, पहले भी उम्र का भी एक एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि अब प्रोफेशन ये ना हो करके इसको पूरी तरह लाइफ को, अपने जीवन को इस पर समर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि ये लोक कला अब काफी विकसित हो।
सरकार भी काम कर रही है, लोग भी काम कर रहे हैं, जो जानते हैं वो कर रहे हैं, पर इसको और भी ज्यादा जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि जन जन तक पहुंचाने का मेरा कहने का मकसद है कि मैं दिल्ली में गई थी नेशनल हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। वहां पे रांची के ही बच्चे मतलब बड़ी बच्चियां थी, मास्टर्स कर रही थी। वो जब आई तो वो पूछे कि ये क्या है, तो मैं बोली ये हमारा ही है। तुम कहाँ की हो? तो रांची के हैं। तो बोले ये हमारा ही झारखंड का सोराय आर्ट है। तो उसने कहा कि हमको कभी ध्यान नहीं गया। तो हम बोले बेटा ऐसा है ना कि अभी ये विकसित हो रहा है तो इसलिए तुमने ध्यान दी। तो मुझे उस वक्त से ही लगा था ना कि ये स्कूल्स में जाकर के बच्चों को बताने का बहुत जरूरी चीज है। आप अगर अपनी लोक कला से नहीं लगेंगे, चाहे संगीत का हो, जिसमें भी हो, लोक कला जो है वो बहुत ही आपके अंदर का खून है, जो आपके अंदर है वो आपको दिखना चाहिए, बाहर आपको दिखना चाहिए। तो इस तरह से सोराई को मैं अब प्रोफेशन में नहीं ले रही हूँ, अब मैं इस पे अपना जीवन ही समर्पित, ये पैशन बन गया, ये पैशन है, प्रोफेशन से पैशन हो गया। क्योंकि अब मुझे बहुत पैसे की नहीं जरूरत है कि मैं पेंटिंग बेच करके बहुत कमा ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर आपको ये बनाने में इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी एक पहचान होती है कि आप एक आर्टिस्ट हैं। दूसरा कि आपके मन को बहुत सुकून देता है, आपका लाइफ बिल्कुल बदला सा लगेगा और आप अपनी लोक कला एक अलग दुनिया में आप होते हैं। हाँ, जिसमें आपकी अपनी अलग पहचान होती है। एक्चुअली जब ये कोई भी कला जब विकसित हुआ होगा तो उसका तो कोई मायने रहा होगा ना। जब लोग पहले भी बनाते होंगे तो वो क्यों बनाते होंगे? अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास में, पूरा पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व की ये पेंटिंग गुफाओं में पाई गई। उसके बाद से ये सोहराई कला आगे बढ़ा, चित्रकला आगे बढ़ा। तो आप उस समय तो हमारी जनरेशन नहीं थी, अब जनरेशन डेवलप करते गया। आज की वर्तमान परिस्थिति में आप सोहराई पेंटिंग को कहाँ देखते हैं, कहाँ है ये? सोहराई जो उस समय था, रॉक आर्ट में भी था, जो कि गुफाओं में लोग उकेरते थे। सभी लोक कला जो भी उकेरा हुआ है, ये उस समय के कल्चर को दिखाते थे। वो अपना गाय को दिखाना हो तो गाय का एक चित्र बनाते थे, जैसा भी उनका दिमाग विकसित था उस टाइम में। ये लोक कला की परंपरा है, पूरे भारत में या पूरी दुनिया में ऐसे ही डेवलप हुआ है कोई भी कला, धीरे धीरे धीरे। पहले जो सोहराई कला था उसमें बहुत नेचुरल कलर्स यूज होता था, तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे कि हम इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाए, घर में सजाने लायक बनाए। तो इसलिए लोग दीवारों पे बाहर में सजाते थे। और हमारा घर भी उस टाइम में दीवार मिट्टी का होता था, तो इसलिए मिट्टी में बहुत अच्छे से बनता था। अब चूंकि समय बदला है, अब आपका घर मिट्टी का नहीं है तो आप बाहर तो नहीं बना सकते हैं, और फ्लैट सिस्टम है या जैसा भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो अब आप उस कला को जो घर के बाहर था, आप उसको घर के अंदर लाइए, आप अपने ड्राइंग रूम में लाइए इस कला को। तो जब ये लोक कला आपके ड्राइंग रूम में घुसेगा, वो यूं ही विकसित हो जाएगा। आप उसको देख रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। फैमिली आपकी है, आप किसी की पत्नी है, आप किसी की बहू है, आप किसी की माँ है, एक बड़ा परिवार है। चैलेंजिंग रहता है गृहिणी के लिए। सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, और सास ससुर है तो उनकी सेवा में लगना है, नाश्ता पानी बनाना है, खाना बनाना है, सब्जी है या नहीं है, राशन है या नहीं, पूरी लाइबिलिटी जो है एक गृहिणी पे होती है। नो डाउट इस धरती में मातृशक्ति जो है वो महान है, उसके बदौलत कोई घर नहीं चल सकता। इन सब परिस्थितियों के बावजूद कितना चैलेंजिंग था आपके लिए चित्रकला? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब मैं शुरू की थी तो उस वक्त बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और माँ पापा भी थे हमारे पास, हम उनके साथ थे, और फिर बहुत सारा काम होता था। पर हमारे घर में क्या है ना कि मैं सबसे काम कम करती हूँ और काम कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि अच्छा इसको काम कहते हैं, मुझे ये आइडिया नहीं लगता कि यही काम है। गृहिणियां जो है ना, काम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसा होता नहीं है, इतना काम नहीं है जीवन में कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकें। आपके पास बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप उसको यूज कीजिए। और काम तो काम है, आप काम में मजे लेंगे तो ये काम निकल आएगा। और हम 12-12 बजे तक रात को भी बनाते थे, क्योंकि मेरा काम जो है
बनाना होता था। पापा मतलब फादर इन लॉ, मेरा बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल है जिसमें मैं किसी को खाना खाने नहीं देती हूँ। खाना खाने के लिए वो खाली ही नहीं होता है कि कभी लोग बैठ करके डाइनिंग टेबल पे खाएं, तो मेरा हमेशा टेबल काम से भरा रहता है। तो पापा जो है ना हमेशा घूम के आते थे, देखते थे, अच्छा अब इतना हो गया, अच्छा अब इतना हो गया। तो मेरे ऑनलाइन भी बोल दूं कि मेरे फादर इन लॉ वगैरह मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, पर मेरे पापा वो सपोर्ट नहीं करते। वो मुझे बोलते हैं क्या कर रही हो। पापा को इंटरेस्ट नहीं, पापा को नहीं। देखा जाए तो किसी भी पेंटिंग को लेकर आपने यहाँ पे डिस्प्ले में चारों तरफ, हमारे दर्शक देखेंगे इसे आगे इस खबर में कि किस तरह से इनका डिस्प्ले हमने किया है इस वक्त, और तमाम चीज़ें दिखाई दे रही, तमाम चित्रकला की वो सारी चीज़ें, बारीकियाँ दिखाई दे रही है। कोई भी चित्रकला के लिए एक इमेज तैयार होता है दिमाग में कि मुझे ऐसे बनाना है, और उसके बाद उसे किसी कटआउट पे, किसी जगह पे, किसी दीवार पे, कहीं भी आप एक बैकग्राउंड पे लेकर उसको जब आप उकेरती हैं, उसे बनाती हैं, तो उसको अच्छा सा लाना कितना चैलेंज लगता है, कैसे हो पाता है? देखिए क्या होता है ना कि ये बहुत लंबा टेन्योर मेरा है काम करने का, तो मेरे पास अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया है। पहले मैं छोटे छोटे कार्ड्स बनाती थी। शुरुआत तो मैं दुपट्टा से ही की थी, जो साइड में दुपट्टा लेते हैं उसी से मैं करती थी। जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र बंजारा से मुझे सिखाने आते थे, तो वो सप्ताह में एक दिन आते थे और वो बोलते थे ये बनाना मतलब कि मैं 7 दुपट्टा बना के रखती थी। 7 हर दिन 1 दुपट्टा या 2 दुपट्टा मेरा बन जाता था, मतलब काम हो जाता था। तो वो सर भी जब आते थे तो उनको लगता था इतना सारा बन गया। तो डिटेलिंग काम जो है ना वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अच्छा मुझे आज ऐसा करना है। मैडम, आप इतनी सारी पेंटिंग बनाए हैं, क्या क्या अच्छा लगता है पेंटिंग को लेकर, क्या क्या बनाती हैं आप, हमारे दर्शकों को बताइए। पेंटिंग जैसे मैंने शुरू किया था तो बचपन में हम लोग न्यू ईयर का कार्ड्स बनाते थे लोगों को देने के लिए, तो वो मेरे अंदर में था, वो शौक था, तो वो वहाँ से शुरू किए। कार्ड्स बनाने के से देने का काम होता था। फिर उससे छोटे छोटे चीज़ों में आगे बढ़ते गए, बड़े पेंटिंग बनाने लगे, किसी मतलब चीज़ों पे बनाने लगे, जैसे बॉटल हुआ, कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि ये वेस्ट पे जा रहा है तो आप उसको बना सकते हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, चूँकि मैं सेल करती हूँ इसलिए मैं प्रोडक्ट्स देखती हूँ कि ये प्रोडक्ट में मैं बनाऊंगी तो ये कितना सेलेबल होगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में करती हूँ, जैसे साड़ी व कपड़े पे जब करती हूँ तो साड़ी में करती हूँ, चादर में करती हूँ, दुपट्टे में करती हूँ, सूट्स में करती हूँ, बंडी में करती हूँ, जेंट्स बंडी में, और मैक्सिमम जगह मैं कोशिश करती हूँ कि सोहराई आर्ट को ही करूँ। और कभी फ्लोरल आर्ट भी करना हो तो करती हूँ, पर मेरी इच्छा अब सिर्फ सोहराई आर्ट पे ही काम करनी है। जूट के कपड़ों में भी आपने वो सब में वर्क कर रही हैं। हाँ, जूट का एक बहुत बड़ा मार्केट है अभी। आप इसको देखेंगे तो जूट बैग बहुत प्रचलन में है, जूट फोल्डर है, जूट पाउच है, जूट के डेकोरेटिव आइटम्स हैं। तो अब जूट में जब आप एक बार काम करते हैं उसका फिनिशिंग थोड़ा अलग होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत होता है, उसमें ज़्यादा ब्रश आपको थोड़ा अलग ढंग से चलाना होता है। तो वो उस पे आप काम जब शुरू करते हैं तो वो एक अलग उसका बड़ा संसार है, आप उस पे भी काम कर सकते हैं। फिर कैनवस हुआ, स्टूल हुआ, मतलब वुड पे भी काम कर सकते हैं। जब आपके घर में जैसे शादियों में हम लोग स्टूल पे बैठते हैं ना, चौकी जिसको बोलते हैं, तो चौकी पे जो दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो वो भी मैं बनाती हूँ। और वो जब आपका अपना बनाया हुआ होता है आपके घर में तो उसका मजा ही अलग है। तो आपके सामने जो दिखे आपके घर पे आसपास आप उस पे काम कीजिए, सिर्फ काम शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू काफी लोग देखते हैं, और ये चूंकि आप चित्रकला को लेकर है तो निसंदेह पूरे झारखंड के चित्रकार इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? जो आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले तो हम बड़े आर्टिस्ट हैं उनको प्रणाम करती हूँ, और जो बच्चे हैं अभी जो सीखना चाहते हैं, जो लगे हुए हैं, वो सिर्फ करते रहें। मैं बड़े आर्टिस्ट से सीखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ करते रहने से, कंटिन्यूस वर्क से आपका काम आसान होता है। अभी मैं बता दूं कि मैं सुबह उठ करके आधा घंटा केवल लाइन ड्रॉ करती हूँ,
तो लाइन ड्रॉ से ठीक है, क्या होता है कि आपका फ्लो बनता है, वो एक ग्रामर है, आपको ग्रामर करना पड़ेगा। जब आप ग्रामर सीखेंगे और में काम करेंगे, तब आपसे कोई भी आर्ट वर्क कभी कभी भी कोई भी कहीं पर भी करवा सकता है, दीवार पे हो, कपड़े पे हो, मतलब कोई भी सामान आपका मोहताज नहीं कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं, वो पूछेगा नहीं। आप कहीं पर भी कर सकते हैं कि आपका हाथ साफ हो अगर तो करना तो रोज पड़ेगा, डेली आपको जैसे कला में रियाज करना होता है वैसे ही इसमें काम करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। मैं आपको बता दूं कि सोहराई पेंटिंग जो है दरअसल मुंडारी शब्द है सोहराई, और उसका मतलब होता है लाठी से मारना, लाठी से काटना। और ये कहीं न कहीं कृषि को लेकर दर्शाता है। कई बार देखा जाता है कि पहाड़ की तराइयों में, झारखंड चूंकि जंगलों का प्रदेश है, जंगलों की तराइयों में, नदियों के किनारों में खेती की जाती है, और वहीं से कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। बालू के बीच में उकेरा गया वो चित्र, जो कि कहीं न कहीं रंग, मिट्टी, कोयला और प्राकृतिक रंगों से, पत्तों के रंगों से, और कई तरह के आपको फूल मिलेंगे, उनके मिश्रण से ये सोहराई पेंटिंग की शुरुआत हुई है। मैडम, झारखंड प्रदेश की आप हैं, और झारखंड प्रदेश में कहा जाए तो आदिवासियों का ये पूरा जगह है, ये पूरा राज्य आदिवासियों पर निहित है। ऐसे में सोहराई पेंटिंग का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो आदिवासियों के साथ है। क्या लगता है, जनजातीय समुदाय के बीच उसी प्रदेश में आप रहती है और उसी पेंटिंग को प्रमोट कर रही है, उसको लेके आगे जा रही है, कैसा महसूस करते हैं? ये तो बहुत सही प्रश्न है आपका कि मैं जमशेदपुर की हूँ, टाटा नगरी की हूँ, लौ नगरी की हूँ, और मेरा जन्म, पैदाइश और पढ़ाई लिखाई शादी सब वहीं पे हुआ, जमशेदपुर में हुआ। तो एक हमारा कनेक्शन आदिवासी के सोहराई से ऐसे नहीं हो जाता है। यूं ही अगर आप कहिएगा कि कोई लोग उठ के आएंगे और भी जमशेदपुर के लोग कि आप पेंटिंग करेंगे सोहराई, तो हमारे मन को नहीं भाएगा कि ये हम करें, ये कैसे करेंगे, इसके कलर्स बहुत अलग हैं, ये कलर्स हम लोगों को टच नहीं करता है। तो पर क्या हुआ मेरे साथ कि वो धीरे धीरे करते हुए कि मैंने कहा ना कि 20 साल पहले मैं वहां जा रही थी, तो उसी वक्त मुझे टच करता था। तो मैं इसमें आई जब धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं कि मैं तुरंत आ गई और बहुत, मतलब आप जैसे बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आप प्रेगनेंसी में आप 9 महीने का वो रखते हैं, तो ये भी एक हमारा प्रेगनेंसी होता है, ये हम उसको लेते हैं, पहले कंसीव करते हैं, पहले हम इन चीजों को कंसीव करते हैं फिर उकेरते हैं। हर पेंटिंग में भी ऐसा होता है। पर जब आप एक लोक कला को अपनाते हैं जहाँ के आप हैं, चूंकि ये लोक कला एक सीमित लोगों के बीच में रखा गया और इसको बढ़ाया नहीं गया, कोई भी कारण हो, कुछ भी कारण हो, मैं नहीं कह सकती क्या कारण है, पर है कि ये लोक कला को आपको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये हम सबका है, ये पूरे झारखंड का है। सीमित लोगों के पास आप रखेंगे तो इसकी उन्नति नहीं होगी। तो स्कूल्स में जाकर के बच्चे ये समझे, ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो मेरा उद्देश्य तो मुझे लगता है कि अब यही है कि मैं इसको जन जन तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे अब ये तो खून में आ गया है भाई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमने सुना है किसी विद्यालय में भी आप पेंटिंग सिखाते हैं। हाँ, मैं स्कूल्स में जाकर के और वर्कशॉप्स करके औरतों को, बच्चों को सिखाती हूँ। और इसमें क्या होता है कि जब वो तो सीमित हैं बच्चे लोग जितने होते हैं स्कूल्स के, मुझे पूरा एक सीरीज तैयार करना है कि मैं हर स्कूल में मैं हर महीने 2 से 3 स्कूल जाऊं और बच्चों को 6 दिन का 7 दिन का वर्कशॉप कराऊं। और वो वर्कशॉप सिर्फ ये हो कि वो बच्चे समझे कि ये हमारा पेंटिंग है, वो ये पेंटिंग करे। और जब मैं महिलाओं को कराती हूँ, वो सिर्फ सिखाने के लिए नहीं कि वो केवल समझे, ऐसा नहीं, उनके लाइवलीहुड के लिए मैं उनको कराती हूँ। आदिवासी महिलाएं भी हैं, नन आदिवासी जनरल महिलाएं भी हैं, वो सीखना चाहती हैं, उनको पसंद आने लगा है, क्योंकि आप कलर्स को चेंज कर रहे हैं। जब कलर्स में थोड़ा सा ब्राइटनेस लाएंगे, उनके मुताबिक करेंगे, ठीक है, ओरिजिनलिटी से चेंज हुआ है, तो सभी लोग का ओरिजिनलिटी से चेंज हो रहा है। आप पहले वाला सामान नहीं है ना कि आप ऑर्गेनिक कलर से काम कर रहे हैं। अब आपके पास इतना वैरायटी है कलर्स का, तो आप उससे तो खेल सकते हैं ना। कलर्स से खेलने का तो आजादी सबको है, और ये तो सबसे पहले मन को सुकून देता है, इसीलिए लोगों को इसमें आना चाहिए। और देखिए, पहले तो जानकारी के लिए
मतलब हर लोगों को पता होना चाहिए, राज्य के सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एक लोक कला है, क्यों है, कैसे है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाननी चाहिए। दूसरा, लाइवलीहुड के लिए जिनको इसको एक बिजनेस के तौर पर बढ़ाना है, वो लाइवलीहुड के लिए औरतों को ये करना चाहिए। लाइवलीहुड औरतों को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो सोहराई है ये एक ट्रेडिशनल है, मदर टू डॉटर ट्रेडिशन है, ये कोई लिखित कला नहीं है, कहीं पे इसका लिखा हुआ हिस्ट्री नहीं है। इसमें क्या होता था पहले कि माँ जो है अपने बच्चे को ये सिखाती थी, और बच्चे जब अपने ससुराल जाती थी तो ससुराल में ससुराल का लोग मोटिव से ही बनाया जाता था, वो माँ के द्वारा सिखाया हुआ मोटिव से ही बनता था। तो क्या हुआ कि आपका मोटिव्स देख करके, आपके कला को देख करके, आपका जो पेंटिंग दीवार पे वो अपने ससुराल के दीवार पे बनाती थी बाहर में, तो बाहर जो भी लोग आते जाते हैं वो समझ जाते थे कि यहाँ पे बहू जो है वो उस गांव से आई है, तो ये एक ट्रेडिशन चला रहा है। तो इसलिए मैं कही कि ये ट्रेडिशन लेडीज लोग जब सीखेंगी, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करना है। अब जो ये ट्रेडिशन लेडीज के लिए है कि वो इसको लाइवलीहुड में लाए और सब चीजों में डालें और इस तरह से आगे बढ़े। सरकार की बात करें तो अगुआ सरकार झारखंड प्रदेश की सरकार है, जनजातीय समुदाय की सरकार है, हमारी सरकार है, सबकी सरकार है। और ये सरकार किस तरह से सोहराई पेंटिंग को आगे ले जा रही है? क्या बड़ा बाजार दे पा रही है उन कलाकारों को? क्या वो ये सोहराई पेंटिंग देश और दुनिया में और आगे जाएगा? इसको लेकर कोई प्लान दिखाई देता है सरकार का? मुझे नहीं पता कैसा प्लान रहता है, क्योंकि मुझ तक तो नहीं पहुंचता है ये प्लान। और मैंने कहा ना कि मेरे अब खून में आ गया है कि मुझे ये करना है, तो बस करना है। और इसके लिए सरकार करती है, कुछ कुछ करती होगी, और जहाँ पे करती होगी हम आम लोगों को तक नहीं पहुंच पाता है, हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। वैसे मैं आदिवासी मेले में भी गई थी, तो मैं कही ना कि अगर हम हर चीज सरकार पे डालेंगे ना तो वो काम नहीं होगा। बस आप अपना करते रहिए ना, आप अपने बच्चों को स्कूल्स को सिखाइए ना, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना हमारी लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार एक बड़ा मार्केट तैयार कर सकती है। सरकार बड़ा मार्केट तैयार करती है, जैसे एमएसएमई वगैरह जितने सारे गवर्नमेंट्स होते हैं, नाबार्ड वगैरह है, तो वो सब में उन लोग सरकार जो मेला लगाती है उसमें आर्टिजन्स को मुफ्त में वो देती है, स्टॉल्स देती है, आप वहां पे लाइए और उनको बेचिए। तो बेचने में क्या होता है ना कि आप जब तक पब्लिक को ये सेंसिटाइज नहीं करिएगा कि ये एक कला है, तो हमारा भी मेहनत वहां से शुरू हो रहा है कि हम लोग पब्लिक को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इस लोक कला को लीजिए, अपने घर में लगाइए, अपने रूम में लगाइए। तो नहीं तो ज्यादातर क्या है कि आप जितने टूरिस्ट प्लेस है या गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है या ऑफिस है, वहीं पे आप ये वहीं तक ये सीमित दिखता है। तो इसलिए थोड़ा सीमित कम है, पर बाजार बहुत बड़ा है, सभी को मदद करने की जरूरत है, सभी को प्रमोट करने की जरूरत है। चलिए, आपके शब्दों से ये पता चला कि जब स्टॉल्स लगते हैं भोराबादी में या झारखंड के किसी भी कोने में, तो सरकार चित्रकारों को जगह देती है। ये आप कहीं गांव में बैठे हुए चित्रकार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, तो आप समझ जाइए कि सरकार कुछ न कुछ जरूर कर रही है। मैडम बता रही है। मैडम, आपसे अंतिम घड़ी का ये इंटरव्यू चल रहा है, मैं आपको अब पर्सनल वे पे ले जाता हूँ। हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन है पुनीता कुमारी, कहाँ की है, पढ़ाई कहाँ से हुई और आज यहाँ तक पहुंची, ये तमाम चीजें बताइए। पुनीता कुमारी जमशेदपुर की है। जमशेदपुर में पहले जब हमारा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ कर्मा गर्ल्स स्कूल से, फिर कॉलेज कंप्लीट हुआ कोऑपरेटिव कॉलेज से, तो उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर का इंस्टीट्यूट खोला अपने घर पे ही। बहुत बढ़िया सा इंस्टीट्यूट खोला था, 97 की बात है। तो मेरे पापा ने पूरा पैसा लगाया और हम लोगों को, उस टाइम में 97 की बात है इसलिए बता रही हूँ, जितने में एक लड़की का शादी हो जाता था उतना का हम लोगों ने पूरा इंस्टीट्यूट खोला। 5-6 कंप्यूटर लगाए, जो उस टाइम में 50-60 हजार का एक HCL का कंप्यूटर आता था। कंप्यूटर लगाए, पूरा सिस्टम तैयार किए, और मैं और दीदी और एक भाई है मेरा, तो तीनों ने मिलकर के इंस्टीट्यूट खोला, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में डिप्लोमा की हुई हूँ, ग्रेजुएट अलग डिप्लोमा की हुई हूँ। तो मेरा काम था सामान कलकत्ता से लाना, फिर असेंबल करना और उसको सेल करना। 97 की बात बता रही हूँ।
उसके बाद मेरी दीदी ट्यूलेक्स से सॉफ्टवेयर की थी, तो वो सॉफ्टवेयर पढ़ाती थी सबको, फिर भाई चलाता था। ठीक है, इस तरह से हमारा 97 में काम शुरू हो गया था। फिर दीदी की शादी हुई 99 में, फिर मेरी शादी हुई 2000 में, तो फिर हमारा धीरे धीरे कम हुआ और हम लोग यहाँ से जमशेदपुर से शिफ्ट हो गए। तो इसके कारण वो इंस्टीट्यूट तो अपनी जगह रह गया, पर हमारी यात्रा शुरू हो गई। 25 सालों में हमारी यात्रा बहुत 9-10 जगह पे हुई, और उस दरमियान कभी मैं एडिट लिखती हूँ, मतलब पेपर में कॉलम लिखती हूँ। फिर ट्यूशन किया था, दिल्ली जब थी तो ट्यूशन करती थी और शेयर ट्रेडिंग करती थी, शेयर मार्केटिंग करती थी। 6 से 7 साल मेरा पूरा समय शेयर मार्केटिंग को गया। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पूरे शेयर मार्केट पे डूबी रहती थी। उसके बाद उस चीज से जब मैं उभरी, बहुत मुश्किल का समय था, उससे उभरी, तो फिर उसके बाद मैं शेयर मार्केट से जब मैंने काम खत्म किया अपना, तो फिर मैं स्कूल ज्वाइन की। स्कूल जाती थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। फिर उसमें मजा आने लगा। एक्चुअली मैं जब कोई भी काम करती हूँ ना, तो मैं उसमें फिर लग जाती हूँ। मुझे लगता है कि यही मेरा जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। फिर वहां से फिर शिफ्ट हुई, तो फिर मैं घर पे ही ट्यूशन करती थी। फिर शिफ्ट हुई तो फिर मैं वैदिक मैथ्स का मेरा कॉलम चलता था। 2.5 से 3 साल वैदिक मैथ्स का मेरा एक कॉलम आता था अखबार में, और मैं वैदिक मैथ्स पढ़ाती थी। वो भी बड़ा मजेदार था। हम लोग रांची से दिल्ली जा रहे थे ट्रेन में, तो रास्ते में वैदिक मैथ्स की किताब खरीदे थे, तो बोले कि ये बनाओ। हस्बैंड ने कहा ये करो, बहुत अच्छा है। बोले ठीक है, शुरू किए। वो जो लिफाफा होता है जिसमें चादर वगैरह ट्रेन में देते हैं, वे मैं 4-5 लिफाफा यहाँ से दिल्ली में जाकर तक खत्म कर दी थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा वैदिक मैथ्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार। तो मैं वो जब वहां तक गई और उसके बाद मुझे अच्छा लगा, तो फिर आने के बाद मैं पूरे वैदिक मैथ्स का कोर्स कंप्लीट की। फिर मैं वैदिक मैथ्स पे जाकर के बच्चों को स्कूल्स में जाकर के पढ़ाती थी, मतलब वही वर्कशॉप, केवल वर्कशॉप, फुल डे स्कूल्स में उसके बाद जाना कम कर दिया। स्कूल्स में जाकर के वैदिक मैथ्स से ट्रिक्स बता करके बच्चों को, और बैंक वाले इंस्टीट्यूट में, पटना में बैंक के इंस्टीट्यूट में मैं जाकर के बैंक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, ट्रिक्स बताती थी। मैं क्या पढ़ाऊंगी, वो ट्रिक्स होता है वैदिक मैथ्स का, आप लोग सब सीखिए, बहुत आसान होता है। तो वैदिक मैथ्स में मैंने काम किया, करीब 3-4 साल 5 साल तक काम किया। वैदिक मैथ्स के बाद मैंने फिर जब मैं शिफ्ट हुई अपनी जगह से, तो मुझे फिर वही मैंने कहा ना कि सावन में मुझे पेंटिंग का ये वो हुआ। वो भी बस भगवान की कृपा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा से, कि उन्होंने बस ये किया कि मैं वहां उस दिन से पेंटिंग जो शुरू की वो कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में फिर से 3 साल तक स्कूल गई, पर वो मेरा बस स्कूल से घर आती, अपना घर का काम कंप्लीट करती और फिर पेंटिंग में लग जाती। ये 12-13 सालों में ये सब भी साइड में चलता रहा। फाइनली आप चित्रकला की ओर आ गए। बाबा वैद्यनाथ धाम के वो पवित्र जगह से आपने इसे संकल्प के रूप में लिया। संकल्प के रूप में अब मेरे लिए खून में आ गया है। अब मैं पेंटिंग को और सोलर को बिल्कुल मैं अलग ढंग से भी ले जा रही हूँ। अभी GIZ का प्रोग्राम था, जर्मनी जो आए हुए थी, जर्मनी एम्बेसडर आए थे, वहां पे मेरे 8 पेंटिंग्स गए। तो वहां उन लोगों को था कि आप सोहराई चित्रकला को सेंटर पे रख करके आप जो भी यहाँ पे कोल माइंस का जो जगह है वहां के डेवलपमेंट को दिखाइए। ठीक है, जस्ट ट्रांजिशन वहां उनका जो टॉपिक होता है, उस पे मैंने वहां पे दिखाया कि पहले कैसा था, अब कैसा है और क्या डेवलपमेंट है। वो पूरा एक सीरीज तैयार किया था। तो वो गवर्नर भी काफी खुश हुए थे मेरे पेंटिंग को देख करके, क्योंकि वो एक यहाँ की लोक कला पे बना था। वो जो पूरे कलर्स पे, पूरा उसका मोटिव्स था, सोहराई लोक कला पे था। तो इस तरह से मुझे अब क्या करना है ना कि पेंटिंग को आगे ले जाने के लिए आप सोहराई को अंदर रख करके, अपने खून में रख करके आप इसको आगे ले जाइए। किसी टॉपिक पे काम कीजिए, किसी माइंडसेट पे काम कीजिए, किसी स्टोरी पे काम कीजिए, तब वो थोड़ा लोक कला आपका आगे जाएगा। सिर्फ वही पेंटिंग्स को दिखाने से वही का वही रह सकता है। तो आप सुन रहे थे पुनीता कुमारी को। शहर बदला, शहर बदलता गया, काम बदलता गया, और लेकिन एक चीज जो नहीं बदला वो लगन था, वो अपने काम के प्रति प्यार था।
कुछ कर गुजरने की जो मादा होती है लोगों में वो था, और पूरिता कुमारी ने आखिरकार अपने आप को साबित कर दिया। इस इंटरव्यू में आपने देखा कि ये एक अंतहीन यात्रा है, इस यात्रा की अभी समाप्ति नहीं हुई है। ये यात्रा जरूर समाप्त पे है, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई है। इनके दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। गांव-गांव के बच्चों तक चित्रकला को पहुंचाना, एक बड़ी बात इन्होंने कही है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा। बड़ी बात ये कही है इन्होंने, इनके आइडियाज में वो शामिल है, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये आइडियाज को आप सभी चित्रकारों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ तो केवल सैनिक के हथियार लेके नहीं लड़े थे, वहाँ लेखक भी थे, चित्रकार भी थे, तमाम तरह के लोक कलाकार भी थे। अपनी कलाओं के प्रदर्शनी के साथ ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है विरोध दर्ज कराया था, और उसके बाद कहीं न कहीं ये स्वाधीनता की ओर भारत देश आगे बढ़ा था। आज हम देश के अंदर आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं। हम कई बार पत्रकारों को कहते हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, वो सारी बातों को रखिए, लेकिन भूमिकाएं यहीं खत्म नहीं हो जाती। भूमिकाएं सबकी है, चाहे हम आम नागरिक हैं उसकी भी भूमिका है, और एक कलाकार की भी भूमिका है। इन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश के साथ ही साथ देश के कई कोनों में जो लोग हैं, अगर यहाँ भ्रष्टाचार की बात करें, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, कहीं उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के लेकर बहुत सारी चीज आते हैं, कई बार देखा जाता है बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। इन तमाम चीजों को आप अपनी चित्रकला से उकेल सकते हैं और समाज को मुख्य धारा में लाने के मुहिम में आप जुड़ सकते हैं। तो सोहराई कला को यही खत्म मत कीजिए, गुफाओं तक ही वो सीमित न रहे, एक पेंटिंग तक ही सीमित न रहे, बल्कि वो जीता जागता उदाहरण बन जाए, एक क्रांति बन जाए। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, और इसी तरह हम लोग और भी शख्सियत से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।